बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आपको एक आज बड़ी अंदर की खबर बतानी है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पता करवाई थी अडियाला जेल से और मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी की थी। वो सिलसिला वहाँ रुका नहीं है, अभी फर्दर कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। उनके इस बयान के साथ आप जोड़ेंगे चीज़ें तो आपको समझ आएगी। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से कौम के नाम एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि 2025 इस कौम के लिए हकीकी आज़ादी का साल होगा। रजीम चेंज के बाद मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, कारोबार बंद हो रहे हैं और नया सरमाया आने के बजाय सनतकार अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। माशी तरक्की के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। मईशत की इस बदहाली की 4 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, मुल्क में कानून की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो चुका है। मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन सियासी कैदियों को सजाएं दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अपना मुंह काला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स और आईनी बेंच बनाकर मुल्क से रूल ऑफ लॉ का खात्मा कर दिया गया है। इससे हमारा GSP+ स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है। मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं के बाद पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है और अब बैरूनी सरमायाकारी एक ख्वाब है, क्योंकि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी का जनाजा उठाया जा चुका हो वहाँ कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। आप दबाव के जरिए वक्ती तौर पर दिखावे का इस्तेहकाम तो ला सकते हैं, मगर जब तक मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती और अवाम का हुकूमत पर एतमाद बहाल नहीं होता, बेरोजगारी और माशी बदहाली को रोका नहीं जा सकता। मुल्क की माशी तरक्की का एक ही बुनियादी सतून है, जो अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी है। पहली वजह बताई खान साहब ने कि वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा जी कि इंटरनेट की बंदिश। तहरीके इंसाफ को क्रश करने की कोशिश करते हुए मुल्क की IT की जो मईशत है उसको पूरी तरह मुतासर किया गया है। मुस्तकबिल IT का है, लेकिन आज़ादी धारे राय से खौफजदा हुकूमत ने इंटरनेट में खलल पैदा करके नौजवानों के रोजगार कमाने का सबसे बड़ा जरिया मुतासर कर दिया है और हम आलमी मार्केट में मुकाबले के काबिल नहीं रहे। वो सारे कारोबार जो इंटरनेट से मुंसलिक हैं उन्हें तबाह किया जा रहा है। नंबर 3, सियासी अदम इस्तेहकाम। एजेंसियों की सियासी मामलात में मुदाखलत से मुल्क में शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। फ्रॉड इलेक्शन और झूठ और फ्रेब पर खड़े जाली निज़ाम के होते हुए सियासी और माशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। चौथी वजह इमरान खान साहब ने बताई कि दहशतगर्दी है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी में बेपनाह इजाफे की वजह से मईशत की बहाली मुमकिन नहीं है। मैं 20 साल से कह रहा हूं कि मिलिट्री ऑपरेशन मसाइल का हल नहीं होते। आपको दहशतगर्दी के मसले को हल करने के लिए देर पा सियासी हल निकालना होगा, वरना दहशतगर्दी के नासूर का जड़ से खात्मा नामुमकिन है। मुझे अफसोस है कि DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से झूठ बोला है। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोगों की दोबारा आबादकारी की तजवीज़ खुद जनरल बाजवा ने तहरीके इंसाफ दौर में काबीना के सामने पेश की थी, जिस पर मुराद सईद, नूरुल हक कादरी और कबायली इलाकों और मालाकंड से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली ने इसकी शदीद अल्फाज में मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि मकामी आबादी को एतमाद में लिए बगैर उठाया जाने वाला कोई भी कदम देर पा हल की तरफ नहीं ले जाएगा। काबीना के बाद इस वक्त की जो अपोजिशन को भी फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से ब्रीफिंग दी गई थी। हमारी हुकूमत के खात्मे के बाद PDM हुकूमत को ब्रीफ किया गया था। अक्टूबर 2021 में जनरल फैज का तबादला हो गया और उसके बाद कभी यह मामला हमारे सामने दोबारा नहीं उठाया गया, ना इस पर हमारे दौर में अमल दरामद हुआ। अगर आबादकारी से ही दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है तो मगरबी बॉर्डर्स के पार बमबारी क्यों की जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुसलसल इजाफे की वजह से हालात काबू से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कुएं से पानी निकालते रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मुस्तकिल हल के लिए अपनी कोताहियों और नाकाम पॉलिसियों का ना सिर्फ एतराफ करना होगा बल्कि तसहीह भी करना होगी। अब ये जवाब है एक बहुत बड़ी चीज़ का। इस लफ्ज़ को मैं लिख देता हूँ, एतराफ़ और तसहीह। फिर मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ये क्यों कह रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, उनके पास बहुत वक्त है, बहुत वक्त है और वो जानते हैं कि उन्हें किस वक्त क्या स्टेटमेंट देना है। ISPR को जवाब तो मिलिट्री कोर्ट्स पर भी देना चाहिए। कौन सा कानून आपको जज, ज्यूरी और खुद ही जल्लाद बनने की इजाज़त देता है? मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल शफाफियत पर मबनी नहीं होते। हमारे 2 मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं और फौरी अमल दरामद के लिए हैं। 26वीं आईनी तरमीम को हमने इसलिए फौरी मुतालबात का हिस्सा नहीं बनाया क्योंकि वो तवील काम है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा इकदाम नहीं लेती तो हमारी तरसीलात ज़र के बाइकआउट की मुहिम पूरे जोर से जारी रहेगी। नवाज शरीफ अब सिर्फ सियासत का 12वां खिलाड़ी है।
9 मई एक प्री प्लान ऑपरेशन था जिसकी वजह से तमाम मुकामात की सीसीटीवी फुटेज जानबूझकर गायब कर दी गई। मुझे 9 मई को कॉलर से पकड़कर डंडे मारकर और घसीटकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा ही इसलिए किया गया था ताकि अवाम रद्द-ए-अमल दें। इस दिन भी हमारे 25 लोग शहीद, सैकड़ों जख्मी और 4 लोगों को अपाहिज किया गया था। हम पर भी जुल्म करके हमारे ही खिलाफ झूठे मुकदमा बना लिए गए और 10,000 कारकुनान को जेलों में भर दिया गया, जिसके बाद लोगों पर तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लंदन मुआहदे के तहत तहरीक इंसाफ को कुचलना था, क्योंकि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी इन पर आपने मुकदमात का खात्मा कर दिया। इसलिए इस वाक़े पर शफाफ और आज़ाद जुडिशल कमीशन का क़याम बहुत अहम है। 9 मई के बाद 8 फरवरी भी हुआ जिसमें कौम ने आपका बयानिया मुस्तरद कर दिया। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में मासूम शहरियों का कत्लेआम किया गया और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये लोग कबायली इलाकों से नहीं, इस्लामाबाद से गायब किए गए और हमें खदशा है कि इन्हें लाल मस्जिद ऑपरेशन की तरह गायब किया गया है। इसलिए आज़ाद जुडिशल कमीशन बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए उस लफ्ज़ की तरफ, एतराफ़ और तस्हीह। देखिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत सारे ऐसे दानिश्वर हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, हमारे सहाफ़ी लोग वो भी। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनकी कमेटी निकल आई है, वो कभी इलेक्शन जीत ही नहीं सकते थे। यहाँ पे उन्हें इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया है और उन्हें ये पता है कि आइंदा भी उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना। फॉर्म 47 की जाली पर्ची उनके हाथ में पकड़ा दी गई है और उन्हें काम पे लगा दिया, बेचारे काम पे लगे हुए हैं। मामला ये है कि वो सारे लोग क्या कहते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि इमरान खान 9 मई का एतराफ़ करें और माफ़ी मांगे। देखिए, एक तो इमरान खान साहब उस दिन गिरफ्तार थे और उन्होंने 9 मई की मजम्मत की थी जब वो हाई कोर्ट में आए थे, और वो तो अभी भी कहते हैं कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, इसके ऊपर इंसाफ करें, जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं दी जाए। वो इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन समझते हैं, आप समझते हैं कि नहीं, ये एक सोचा समझा मंसूबा था। तो फैसला कौन करेगा? आप दोनों फरीक तो नहीं कर सकते ना। फैसला करने के लिए कोई और अदालत होगी, फैसला करने के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनेगा, तो तभी ये फैसला होगा, ऐसे तो ये फैसला नहीं होगा। अब इमरान खान साहब ने एतराफ़ और तस्हीह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया दहशतगर्दी के वाक़यात और पॉलिसीज़ को लेके, तो फिर अब सवालात बहुत सारे जन्म लेते हैं। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ। क्या आज तक पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने कभी एतराफ़ जुर्म किया? क्या अभी तक उन्होंने कौम से माफ़ी मांगी? जो मुतालबा कर रहे हैं कि आप 9 मई की माफ़ी मांग लें। क्या सियाचिन का एक बड़ा हिस्सा इंडिया ने कंट्रोल कर लिया? वो चोटियाँ जो पाकिस्तान की कब्जे में थी वो इंडिया के कब्जे में चली गई। क्या इसके ऊपर किसी ने आज तक माफ़ी मांगी या एतराफ़ किया? कारगिल के अंदर जो कुछ भी हुआ, हमारे बहुत सारे जवान जो है वो शहीद करवा दिए गए एक गलत एडवेंचर के नतीजे में। या तो फिर काम पूरा करते, अमेरिका से डर के वापस नहीं आते, लेकिन वापस आए, अपने जवान शहीद करवा दिए, उनको ओन भी नहीं कर रहे थे। हत्ता कि इंडिया से आने वाली रिपोर्ट्स बता रही है कि लाशें तक उठाई नहीं जा रही थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उसका किसी ने एतराफ़ किया? क्या उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? आज तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर किया गया उसका किसी ने एतराफ़ किया? उसके ऊपर किसी ने माफ़ी मांगी? पाकिस्तान के अंदर जो क्लाशनकोफ कल्चर लाया गया, जहाँ पे पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करके तरबियत दे के उन्हें मुजाहिद बनाकर अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ी गई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मंशियात और असलहे की भरमार हो गई, क्या उसके ऊपर आज तक किसी ने एतराफ़ करके माफ़ी मांगी? अगर आप 70 साल तारीख उठाएं तो कम से कम 70 आपको ऐसी बड़ी गलतियां मिलेगी जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ने की हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान का ये हाल हो गया है। क्या किसी एक गलती के ऊपर आज तक किसी ने भी, 4 मार्शल लॉ लगे इस मुल्क में, किसी एक मार्शल लॉ के ऊपर भी माफ़ी मांगी या एतराफ़ जुर्म किया? नहीं किया। तो ये सिविलियन से क्यों कहा जाता है कि आप माफ़ी मांगे तो आपको माफ़ कर देंगे, जबकि वो कह रहे हैं जुर्म हमने किया भी नहीं है और तारीख के अंदर शायद इसका कुछ और लिखा जाए। तो इमरान खान साहब ने बड़ा सोच समझ के ये एतराफ़ और तस्हीह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है। आने वाले दिनों में इसकी अगली एपिसोड आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाए आप इस बात पे जो खबर मैंने आपको देनी है। मैंने आपसे कहा था कि फॉर्च्यूनर गाड़ियां 2 दाखिल हुई हैं अडियाला जेल में, और उन गाड़ियों के अंदर जो लोग मौजूद थे वो बहुत सारे कागजात लेकर जेल के अंदर गए। वो किससे मिले, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला, लेकिन उनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया गया ऐसा नॉर्मली एतवार वाले दिन होता नहीं है। और उन लोगों ने कुछ घंटे गुजारे जेल के अंदर, फिर वो निकले और उनके निकलने से पहले दरवाजे भी खुल चुके थे, रास्ते क्लियर हो चुके थे, और वो फिर गाड़ियां जो है फराटे भरती हुई स्पीड में वहां से निकल गई। ये एक दफा नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम हुआ है। ऐसा नहीं है, अगर किसी को लगता है कि निज़ाम इमरान खान की मिन्नतें नहीं कर रहा तो ये झूठ है। निज़ाम इमरान खान साहब को अंगेज भी कर रहा है, उनकी मिन्नतें भी कर रहा है। और एक तो मुज़ाकरात ये हो रहे हैं ना जो फेस पे हो रहे हैं, सामने आपको दिखाई देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको बड़ी रिलैक्स नजर आती होगी। एक तरफ तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे मुज़ाकरात खेला जा रहा है कि जी अब 2 तारीख को बैठेंगे, अब फलां तारीख को बैठेंगे। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
क्योंकि हुकूमत को चाहिए फेस सेविंग। उन्होंने कहा जी तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात आप ले आए। तो तहरीक इंसाफ ने समझदारी की कि बजाय इतने सारे मुतालबात लिखने के वही 2 चीज़ें लिखो जो इमरान खान ने मांगी है। उन्होंने कहा जी हमारे जो बेगुनाह कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए अंडर ट्रायल, जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, उनकी रिहाइयाँ होनी चाहिए। और नंबर 2 जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई पे और 26 नवंबर पे, बात खत्म। तो ये मुतालबात ऐसे हैं जो अगर ये पेश करें तो इसको कोई एनआरओ नहीं कह सकता, डिमांड्स इनको कहा जा सकता है। यानी हुकूमत को लगता था कि इमरान खान की रिहाई मांगी जाएगी, इमरान खान साहब के हवाले से कोई रिलीफ मांगा जाएगा, क्योंकि वो हमेशा यही करते हैं ना। वो जब भी बैठते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ को जेल से बाहर निकाल दें, ये कर दें, हमारे केसेस खत्म कर दें, तो वो इस तरह डील करते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समझदारी का मुजाहरा किया कि वही 2 मुतालबात इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे हुकूमत को तहरीरी तौर पर देने का फैसला किया, जो 2 मुतालबात इमरान खान साहब पहले ही पब्लिक कर चुके हैं। क्योंकि हुकूमत ये सोच रही थी कि इनके तहरीरी मुतालबात आएंगे, हम उनको पब्लिक करेंगे, जनाब ये देखें ये हमसे क्या मांग रहे हैं, हमारे पैरों में गिरे हुए, तो हमारा एक बयानिया बन जाएगा। तो पीटीआई ने उनको बयानिया दिया नहीं है। तो एक्चुअली मुज़ाकरात एक और जगह पे भी हो रहे हैं। और यहाँ मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में इमरान खान को रिहा करना चाहती है। और उन्होंने ये बात, जो इस वक्त हुकूमत है, हुकूमत क्या है बेचारी, रबर स्टैंप है, उन्होंने आगाह भी कर दिया है कि इमरान खान रिहा हो जाएगा। और ज़हनी तौर पे उन्हें तैयार रहने के लिए भी कहा है कि आप अपनी सियासत करें, वो अपनी सियासत करेगा। अब मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब को अपनी शराइत पे रिहा कैसे किया जाए। इमरान खान साहब को रिहा होने की जल्दी नहीं है, वो जेल में बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की हैं, अब तो उस नौयत की सख्तियां भी नहीं है। अब अगर वो जेल के अंदर ये वक्त गुजार रहे हैं और उन्हें पता है कि एंगेजमेंट्स हो रही हैं, और इमरान खान साहब के 1-2 लोग जो है वो इन एंगेजमेंट्स का हिस्सा भी है, और कुछ ऐसे लोग भी इन एंगेजमेंट्स के अंदर शामिल हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये जो एंगेजमेंट्स हो रही है इनके नतीजे में इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बाहर तो निकालना चाहती है, लेकिन वो जो इमरान खान साहब से मनवाना चाहती है वो इमरान खान साहब नहीं मान रहे। वो ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाए लेकिन खामोश हो जाए। खान साहब ये कहते हैं कि मैंने ना तो हाउस अरेस्ट होना है, ना मैंने खामोश होने की गारंटी देनी, मैंने अपना काम करना है, जो मेरा काम है वो मैं करता रहूं। तो खान साहब का काम क्या है, वो पॉलिटिशियन है, वो आगे पॉलिटिक्स करेंगे। ये जो जाली मैंडेट है इसके खिलाफ वो तहरीक चलाएंगे। और इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो ये है कि अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला और पाकिस्तान इकट्ठा हो गया तो ये इतनी बड़ी ताकत इमरान खान साहब के हाथ आएगी, क्योंकि वो सबसे पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल होगा। सबसे बड़ी गलती जो एस्टेब्लिशमेंट ने की ना, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नॉर्मल कैदियों की तरह नहीं रखा, उनके ऊपर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े, उन्हें अभी तक सामने ही नहीं आने दिया, पब्लिक उनकी झलक नहीं देख पाई, कोई उनकी आवाज नहीं सुन पाया, उन्हें किसी पेशी के ऊपर नहीं लेकर आए। चीजें नॉर्मलाइज करने की बजाय इमरान खान साहब को बढ़ा बढ़ा के पहाड़ बना दिया और कुछ छोटे हो गए। अब मसला यह है कि उस इमरान खान का सारा पाकिस्तान इंतजार कर रहा है, वो बाहर निकल गए और इतने ताकतवर हो गए तो चीजें उनकी मुट्ठी में आ जाएंगी। एस्टेब्लिशमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के सारे चहीते वो इस बात को जानते हैं, अब छोड़ना मजबूरी है, ये छोड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडेन का हाथ सर के ऊपर से उतर चुका है। जब तक जो बाइडेन का हाथ था तब तक जुल्म और जबर किया जा सकता था, अब पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं, तो अब कैसे जबरदस्ती अंदर रखा जा सकता है। अमेरिका में एक नई चीज हो रही है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने एक नया मनसूबा बनाया है और नए साल में उसका आगाज हो जाएगा। उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि इमरान खान को अंदर रखना मुश्किल है। वो अमेरिका में एक नई चीज के ऊपर लॉबिंग कर रहे हैं ताकि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है इनका सिलसिला पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आलमी मामलात को लेकर पहले बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे। जो बाइडेन की जब इंतजामिया आई थी तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ ये किया, चाइना के साथ ये किया, फलां मुल्क के साथ ये किया, गल्फ के साथ ये किया, तो इसकी पॉलिसीज गलत थी, तो ये गलत तरीके पे चल जाता था। तो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत गंदा किया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी है कि वो बदला ले। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ जो बाइडेन इंतजामिया ने किया या होने दिया, उसके ऊपर एक इंक्वायरी पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए अब लॉबिंग कर रहे हैं अमेरिका में। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हो, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हो, लेकिन साथ ही साथ अब वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके मुल्क का इसमें रोल क्यों था, या अमेरिकन एम्बेसी ने इसमें क्या रोल प्ले किया और किस तरीके से ये रजीम चेंज हुआ है। अगर ये तहकीकात हुई ना तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों के पोल खुल जाएंगे और बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, खास तौर पे जनरल बाजवा के लिए, जो लोग अभी इक़्तिदार में उनके लिए, और इमरान खान साहब को वो बयानिया मिल जाएगा जो अगली कई दहाइयों तक उनकी जमात के काम आ सकता है। अच्छा, एक चीज और है जिसके ऊपर काम हो रहा है कि कुछ अफराद पर पाकिस्तान से बाहर मगरबी ममालिक में जाने पर पाबंदियां लग सकती हैं, और ना सिर्फ पाबंदियां लग सकती हैं, ट्रैवल बैन हो सकते हैं, उनके वीज़े मनसूख हो सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ अगर उनके कोई एसेट्स हैं वहां पे तो उनके ऊपर भी खराबा हो सकता है। तो इस वजह से अभी हुकूमत बड़ी उजलत में है और हुकूमत कुछ नए इकदाम उठा रही है, जिनमें अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई हुकूमत ने छेड़ दी है।
याद रखें, पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान से लड़ना नहीं चाहती और ना ये लड़ाई बनती है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, उनके साथ आप मामला को सियासी तरीके से डील करें और दहशतगर्दों का रास्ता रोकें। ये फार्मूला एस्टेब्लिशमेंट का था कि हमने लोगों को यहाँ लेकर आना है, लेकिन किस तरीके से लेकर आना है उसके लिए कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था। अगर इसको पॉलिटिकल तरीके से किया जाता और सही हैंडलिंग की जाती तो ये मामला बड़े स्मूथ तरीके से हो भी जाता। लोगों को सिर्फ लाया नहीं जाता, उनको बसाया भी जाता है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी की जाती है। अभी अफगानिस्तान से जो हालिया लड़ाई की रिपोर्टें आ रही है और जो अफगानिस्तान पूरी दुनिया को बता रहा है, वहाँ पे यूएन की भी रिपोर्ट आई है और वो बदले की बात कर रहे हैं, तो ये खित्ते के अंदर पाकिस्तान अपना एक नया दुश्मन पैदा कर रहा है और इसके लिए बयानियां बनना भी शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पे जैद अहमद, वो लाल टोपी वाले, वो एक बेटा उनका हमीद गुल का बेटा, एक दो चार और लोग हैं इस तरह के, ये पहले हमें बयानियां भेजते थे पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी फौज जो है वो वहाँ जाएगी, मकबूजा कश्मीर को फतह करेगी, दिल्ली को फतह करेगी और जेरूशलम को फतह करेगी। पहले उस तरफ फौज का इन्होंने रुख रखा हुआ था। अभी इन्होंने फौज का रुख बदल दिया है इन्हीं तजियाकारों ने और कौम को एक नया चूरन देना शुरू किया है कि अब काबुल और कंधार की तरफ ये फौज जाएगी और यहाँ पे वो ऑपरेशंस करेगी। यानी कोई ना कोई इन्होंने कौम को चूरन दिया हुआ होता है। ये जो आपके तजियाकार हैं वो लाल टोपी वाले जो है हमारे जैद अहमद साहब हैं, दीगर कुछ और लोग हैं, यानी मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने किस तरफ लगाया हुआ है लोगों को। मामला ये है कि हमने क्या अमन के साथ नहीं रहना, बातचीत ही हर मसले का हल होता है। जंग खुद एक मसला होती है, जंग मसले का हल नहीं होती, लेकिन जंग अगर नागुज़ीर हो जाए तो फिर तो लड़ना चाहिए। और पाकिस्तानी बहादुर हैं, पाकिस्तानी लड़ना जानते हैं। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग लड़ी है और जीती है। पाकिस्तानियों ने बहुत सारी और जंगें भी लड़ी है। पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है। लेकिन ये जो अभी सब कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ सिर्फ अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन को राजी करने के लिए हो रहा है और ये कुछ बड़े लोगों की जो अमेरिका में मौजूद है उनकी आशीर्वाद से हो रहा है कि ये करो तो ट्रंप इंतजामिया के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये होंगे। आदिल बाज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली थे, नवाज शरीफ ने उनके साथ दो नंबरी की और उनकी रुकनीत जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब आदिल बाज़ई की रुकनीत को बहाल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। इलेक्शन कमीशन ने उसको बहाल किया है। इस आदमी ने बहुत कुर्बानी दी है, लगभग अरबों रुपए का इसने नुकसान करवा लिया है, लेकिन ये डट कर खड़ा रहा। इसने कहा जी मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा और इसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। शीरी मदारी साहब का भी ये स्टेटमेंट आ गया है और उन्होंने भी बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली बताया कि तालिबान को दोबारा आबाद करने से मुतालिक जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने एक तजवीज़ दी थी जिस पर एक कमेटी बनी थी और ये फैसला हुआ था कि उनके साथ कोई मुज़ाकरात और दोबारा आबाद करने का फैसला तब तक नहीं होगा जब तक मुंतखब नुमाइंदों का इत्तफाक़ राय नहीं हो जाता। उसके बाद हुकूमत खत्म हो गई और फिर इस सिलसिले में पीडीएम की हुकूमत ने बाद में आगे बढ़ाया, हमें तो पता ही नहीं था इसका। और एग्जैक्टली मामला भी यही है। अब इमरान खान साहब की इस वक्त मिन्नतें की जा रही हैं, कभी धमकियां दी जा रही हैं, कभी मशवरे दिए जा रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लें। वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान साहब को छोड़ना है और उनको छोड़ना पड़ेगा। वो ये चाहते हैं कि डील हो जाए। फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ गई है कि एंकर्स भी कह रहे हैं, तजियाकार भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है खान साहब थोड़ी जी गल मान लो, थोड़ी जी गल मान लो। सब कुछ आजमा के देख लिया इमरान खान के खिलाफ। यानी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया गया, दीन इस्लाम के लिए खतरा करार दे दिया गया, पाकिस्तान के एटम बम के लिए खतरा करार दे दिया गया, मुल्क की दिफा और सरहदों की हिफाजत के लिए खतरा करार दे दिया गया, दहशतगर्द बना के जनाब अमन व अमान के लिए खतरा करार दे दिया गया, इस्लामी ममालिक से भाईचारे के लिए खतरा करार दे दिया गया, मुल्क की मईशत के लिए खतरा करार दे दिया गया। सब कुछ करने के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि असल में इमरान खान इस निज़ाम के लिए खतरा है जिसने अब तक इस मुल्क पर कब्जा किया हुआ है और अब उसकी मिन्नतें कर रहे हैं ताकि ये खतरा टल जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।